पिछले क्लासेस में कहाँ तक किए थे? यही तक ना, विद्यालय का प्रकार यहाँ तक। चलिए, 17 जून 2023 को जो पेपर आया था फर्स्ट शिफ्ट, ये टीचिंग का क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टीचिंग दैट प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट विथ चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शंस and uses support when needed but removes those support as a student become able to handle more or their own is called। ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता भी प्रदान किया जाता है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। मतलब जब वो एबल नहीं है तब हेल्प कर दिए उनका, और जब वो एबल हो गए तो क्या कर लिए, सारे हटा लिए। इस तरह के शिक्षण को क्या कहते हैं? आंसर इस तरफ दिया ऑप्शन, इसको बोलेंगे रिसरेसिव टीचिंग, एक्टिव टीचिंग, एडाप्टिव टीचिंग और प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग। कैसे टीचिंग कहेंगे इसको? जब उसको चाहत थी तो क्या कर दिया, उसको सपोर्ट दिए, और जब चाहत हट गई मतलब वो खुद एबल बन गया, अब मजबूत बन गया, तो क्या कर लिया, उसको हटा लिए। तो क्या कहेंगे उसको? उसका नाम क्या होगा? नहीं, क्या नाम होगा उसका? प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग। क्या करते हैं उठा करके, जब उसको क्या थी, क्या हुआ, आंसर बात करते हैं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग किसको कहते हैं? जब हाँ, समस्या में क्या करते थे, समस्या को समाधान निकालना। समस्या क्या करना, समाधान निकालना। जो जो आप पढ़े हैं वो पहले ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग आप पढ़े हैं, क्या किया जाता है, पहले प्रॉब्लम्स दिए गए और स्टूडेंट क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, और जो जो हेल्प की जरूरत पड़ रही है उसको वो हेल्प करते जाते हैं, उसको कहते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कहता है? सबको सहयोग दिया गया और जब सहयोग की जरूरत हट गए तो सहयोग हटा लिए, उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रिसरेसिव, एक्टिव, एडाप्टिव, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। एक्टिव टीचिंग किसे कहेंगे? जहां पर छात्र क्या करते हैं, खुद प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट। चलिए, अब क्या बच गया है, रिसेसिव एंड एडाप्टिव। आंसर क्या होगा? सी क्यों होगा? आंसर क्या होंगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग। ठीक है भाई, जब उसे सहायता की जरूरत थी तब उसे सहायता दिया गया, और जब सहायता हट गई है तो क्या किया गया, हटा लिया गया। आंसर सी का होगा आंसर। कहाँ आंसर सी दिया हुआ है, देखिए। देखिए ना, आप कहाँ आंसर हो ही नहीं सकते हैं आंसर इसके। इसका सी दिया हुआ इसका, इसके क्या होंगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। आंसर गलत है, इसके प्रॉब्लम ओरिएंटेड करनी है ना। जब उसको सहायता की जरूरत थी तो सहायता दिए, और जब सहायता की जरूरत हट गई तो क्या कर लिए, हाथ खींच लिए उठा। कौन सा टीचिंग, पीएचडी के अंदर, कि जब तैयार करना है तो क्या कर दिए, सहायता दिए, और जब पता चल गया कि वो खुद एबल है तो क्या कर लिए, सारी सहायता को हटा लिया। तो कहते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ठीक है, अगला है मेटाकॉग्निशन, बताए थे, है ना। मेटाकॉग्निशन इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट ओन यूज ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में खुद ज्ञान, उसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मिनोमिक्स इज द नॉलेज अबाउट योर ओन थिंकिंग प्रोसेस। स्मृति विज्ञान अपने ही सोचने की प्रक्रिया का ज्ञान है, विज्ञान सॉरी, अपने ही सोचने की प्रक्रिया का ज्ञान को क्या कहते हैं, मिनोमिक्स। आंसर क्या हो, मेटाकॉग्निशन के बारे में सही लिखा हुआ है।
मेटाकॉग्निशन के बारे में सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है? मेटाकॉग्निशन किसी को कहते हैं? अपने ज्ञान के ज्ञान, उसको ना क्या कहते हैं, मेटाकॉग्निशन। हाँ, अपने ज्ञान का क्या करते हैं, कल ही करें क्वेश्चन। मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? ज्ञान का ज्ञान। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? अपने भाषा के प्रयोग का समझ। तो भाई भाषा की क्या बात है यहाँ पर? वो बोल रहा था कि भाई मेटाकॉग्निशन का मतलब है खुद का जो हमारा क्या है, ज्ञान है, उसका ज्ञान प्राप्त करना, उसको क्या कहते हैं, मेटाकॉग्निशन। इसके बाद क्या बोल रहा है? मिनोमिक्स इज द नॉलेज अबाउट योर ओन थिंकिंग प्रोसेस। स्मृति विज्ञान अपने सोचने की प्रक्रिया का ज्ञान है। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद करना। और जब याद करते तो सोचते नहीं है। ठीक है, मेमोरी होगा यहाँ पर। ठीक है, स्मृति विज्ञान का मतलब मेमोरी की बात कर रहा है, याद करने की बात कर रहा है, रटने की बात कर रहा है, ना कि समझने की। कहां पर? हाँ, तो क्या हो लिखा हुआ? अपने सोचने की प्रक्रिया लिखा हुआ है ना। तो ये स्मृति विज्ञान क्या होती है? याद करना, रटना। इसको निमोनिक्स कहते हैं। बोलते हैं ना कि भाई निमोनिक्स बना लीजिए, वही है स्मृति विज्ञान। ठीक है, आंसर क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल गलत हैं। ऐसे नहीं कि सब सही होंगे, कथन में कभी कभी गलती भी होती है। हाँ, बी नहीं, बी। हाँ, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटर रिलेटेड फेज क्रिएटेड बाय जॉन केलर फॉर स्टिमुलेटिंग एंड सस्टेनिंग लर्नर्स मोटिवेशन इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जब किसी लर्नर का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, उस समय मोटिवेशन के लिए किन चीजों को लिया जाएगा इसमें? अटेंशन, अथॉरिटी, रिलेवेंस, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन करना है, क्या करना है? मोटिवेशन करना है, तो क्या क्या चाहिए? तो सर इसका ऑप्शन कहां पर है? ए सी डी ई, बी डी ई, ए सी डी, बी सी। क्या क्या अटेंशन होंगे या नहीं होंगे, सो बताइए पहले। मोटिवेशन की बात करें तो अटेंशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अथॉरिटी, रिलेवेंस, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी ई। क्योंकि अथॉरिटी दिखाएंगे आप तो क्या होगा? मोटिवेशन डाउन होती है वहां पर। ठीक है, उसको खुद को क्या करनी है? प्रेरित करनी है, तो क्या हो जाएगा? ए सी डी ई। डी इज द नेगेटिव। आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी, ए होगा। चलिए अगला, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट हर प्रीवियस परफॉर्मेंस। आपके पिछले परफॉर्मेंस को आज के परफॉर्मेंस के साथ क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? डायग्नोस्टिक कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा उसे? डायग्नोस्टिक कहा जाएगा, समेटिव कहा जाएगा, इम्पेस्टिव कहा जाएगा, इनफॉर्मल कहा जाएगा। आपके पिछले परफॉर्मेंस को आज के साथ क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है, तो क्या होगा आंसर? हमने डायग्नोस्टिक पढ़ा है, क्या करना कि हमने जांच किया बच्चे का और उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं? उसका मूल्यांकन करने के बाद उसे सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम अपने चीजों को ठीक कैसे कर सकते हो। समेटी में क्या पढ़ा था? ग्रेड मिल रहा है, ऐसी कोई बात चल रही है क्या? नहीं। इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होता है? जिसको आप फॉर्मेटिव कहते हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया के दौरान होता है। फॉर्मल। अब क्या बचा है? इम्पेस्टिव असेसमेंट, स्वमानक आकलन। स्वमानक आकलन का मतलब होता है कि आपके खुद के जो पहले के परफॉर्मेंस है उसको आज के साथ तुलना किया जाता है कि आपकी बढ़ी है या घटी है। ठीक है, फिर ग्राफ बना करके बताया जा रहा है कि प्रीवियस 3 होते हैं ना एग्जाम के, भाई प्री एग्जाम में क्या था, फिर मिड में क्या आया, फिर फाइनल में क्या आया। तो भाई उसको क्या कर रहा है? ग्राफ के दौरान बड़ा बता के दिखा रहा है, ग्राफिक्स। उसको कहते हैं इम्पेस्टिव असेसमेंट, जहां पर खुद के परफॉर्मेंस को पहले की परफॉर्मेंस के आज के परफॉर्मेंस के साथ तुलना की जाती है। ठीक है, चलिए अगला, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तभी जाकर एक साथ होगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन, और एक इधर आ गया होगा। ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है जब दो तरफ ना आ जाते। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का क्या होगा इसमें से? छात्र की तल्लीनता और सहयोग बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद मूल्यांकन तेजी से और शीघ्रता से सृजित करना।
पाठ्यक्रम प्रचालन को सरल बनाना, छात्रों को रिकॉर्ड और ग्रेड का प्रबंधन करना, है ना। इधर डी में क्या है देख लेते हैं। डी में क्या है? ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। एक किसी का निकालिए, किसी का एक। ग्रेड क्या लिखा है? मूल्यांकन तेजी से करना है। क्या करना है? मूल्यांकन तेजी से करना है, ग्रेडिंग देना है, फीडबैक देना है। तो क्या होना चाहिए वहां पर? डी क्या बोल रहा है? ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। अगर असेसमेंट को हम ऑनलाइन कर देंगे तो जल्दी होगा या लेट से होगा? जल्दी होगा। आंसर क्या होना चाहिए? डी का। डी का क्या होना चाहिए? डी का 2। डी का क्या होना चाहिए? 2। डी का 2 कहाँ कहाँ पर है? दो जगह है। कहाँ? फिर नहीं दिख रहा है। डी का 2 दो जगह है, ए में और डी में, और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सी का 1, सी का 1। अब बचे कौन कौन है? ए और बी। तो ए का देखते, ए क्या बोल रहा है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और बी क्या बोल रहा है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या कर सकते हैं? रोचक अंतःक्रिया शिक्षा के कक्षा सत्र करना, दूरस्थ अधिगमकर्ताओं के साथ जुड़ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा फिर? बी का हो जाएगा 4। आंसर क्या हो जाएगा फिर? डी। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? क्लास को तो इंटरेस्टिंग बनाते ही बनाते हैं, साथ ही साथ जो दूर दूर लोग बैठा हुआ है उसके साथ जुड़ सकते हैं। अब बच क्या गया था? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम प्रचालन को सरल बनाना, छात्रों को रिकॉर्ड और ग्रेड का क्या करना? प्रबंधन करना। जब भी मैनेजमेंट की बात है तो क्या आ जाएगा? प्रबंधन। ए का क्या हो जाएगा? 3। और ए का 3 अगर आ जाएगा तो आंसर क्या बनेंगे? एक ही। ठीक है, जिस तरह से हो उस तरह से मिला सकते। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बड़ा आसान रहता है, बस आपको खाली मैच करने आना चाहिए, धरफड़ा करके नहीं, है ना। कि मैनेजमेंट की बात है तो कहां पर जाएगा? मैनेजमेंट। ऑनलाइन कर रहे हैं असेसमेंट को, क्यों? क्योंकि असेसमेंट को बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर ले। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, क्यों? ताकि दूर दूर के छात्रों को भी जोड़ सके अपने पास। इसके बाद क्या था? एक और डिस्कशन फोरम। डिस्कशन फोरम क्यों बनाते हैं? छात्र को तल्लीनता और सहयोग बढ़ा। डिस्कशन क्यों करते हैं? छात्रों में क्या बढ़ानी है? तल्लीनता बढ़ानी है, सहयोग बढ़ाना, एक दूसरे के साथ उन्हें जोड़ना है, ताकि क्या कर सके? एक दूसरे का सहयोग कर सके, पार्टिसिपेशन भाग। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज फॉर क्रिएटिंग शेयरिंग माइंड मैप्स। ठीक है, इसमें गूगल होगा क्या? गूगल होगा? छोड़ ना, गूगल होगा या नहीं होगा? क्या होता है वो नहीं होता। कल ही सिखा दिए पूरा, मतलब पूरा रामायण पढ़ा देते थे आप लोगों का कि माइंड का चीज है तो क्या होगा? नाम माइंडे से होगा कुछ ना कुछ। तो क्या क्या माइंड से होगा? ए बी डी ई। एक तो नहीं होगा ना भाई, एक नहीं होगा इसमें से, एक को खाली छाटिए, कौन सा नहीं होगा? हाँ? सी नहीं होगा। आंसर क्या होंगे? क्या क्या? देखिए एक्स माइंड होंगे, एक्स माइंड होंगे, माइंड माइंडोमो होंगे, माइंड मिस्टर होंगे, एंड माइरो, ये भी होंगे। मतलब ए बी डी ई। लेकिन फिर सुनो पहले ध्यान से, ए बी डी ई हमारा आंसर सही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ सी भी अटैच कर दिया है। तो यूजीसी कहती है कि डिस्कशन नहीं करना, वहां बाप बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा बाप हूं। ठीक है, अगर ए बी डी आंसर तुम्हारा कंफर्म है, उसके साथ कुछ भी जुड़ा हो सीधा मार दो टिक। ठीक है, गलत ऑप्शन भी लिखे हुए, उसे छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, वहां पर डिस्कस नहीं करना है कि नहीं आप लोग तुमने गलत कर दिया है। उसके मन पर निर्भर करता है कि वो क्या कर ले, क्वेश्चन को क्रॉस कर ले या सही मान ले, जो करे। लेकिन आपको ए बी डी कंफर्म है तो आप ए बी डी मार करके खत्म। सिखा दिया है मैंने, उस पर डिस्कशन नहीं करिएगा कभी भी, क्योंकि डिस्कशन करेंगे तो 2 नंबर छोड़ के आएंगे। तो बाप बनने की कोशिश वहां पर नहीं करनी है, क्योंकि यूसी कहती है कि मेरा क्वेश्चन है, मैं डिसाइड करूंगा कि भाई आंसर सही है या गलत, क्योंकि एनटीए पर आप केस भी नहीं कर सकते ना, दिक्कत ये है। चलिए अगला, द नॉलेज, ऐसा ज्ञान जिसके स्मरण के प्रति हम सजग नहीं होते हैं, परंतु जो बिना हमारी सजगता के रहते हमारे व्यवहार अथवा सोच को प्रभावित करता है। हम सजग नहीं है उसके लिए, उसको याद करने में,
लेकिन बिना सजगता के साथ वो हमारे क्या कर रहा है, सोच को प्रभावित करता है। उस ज्ञान को क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट मेमोरी कहते हैं, स्कीमास कहते हैं, एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं, इम्प्लिसिट कहते हैं। उसके प्रति हम सजग नहीं है, लेकिन तब भी वो हमारे व्यवहार को क्या करता रहता है, प्रभावित करता रहता है। कल ही हम पढ़े हैं इसके बारे में, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेमोरी क्या हो जाएंगे। हम उसके बारे में सजग है क्या? नहीं। तभी वो क्या है हमारे, सजग किसके लिए होते हैं? एक्सप्लिसिट मेमोरी के लिए, ताकि हम बाहर से चीजों को डाल सके। कुछ चीज ऐसी होती है जिसके लिए सजग नहीं है, लेकिन तभी वो व्यवहार को अवगत करता है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि पढ़ने का मन नहीं है, तभी कुछ फोर्सेस अंदर में होते हैं कि कहता है कि पढ़ो रहे भाई, बैठा हुआ है, काम कर लो ना। आप जानबूझ के पड़े हुए हैं, तबीयत खराब नहीं है, जानबूझ के पड़े हुए हैं, कहता है उठ ना, पढ़ो ना। वो कौन है? इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, आप सजग भले ही ना हो, लेकिन वो क्या करता है, बिना आपकी सजगता के आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता रहता है, फोर्स करता रहता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वही है इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे। हिंदी 26 यहाँ से होंगे। स्थिति जन्य अधिगम, अधिगम के प्रारंभिक चरणों में कार्य नीतिक सहायता प्रदान करने पर आधारित होता है, जो छात्रों के आत्मनिर्भर होने के साथ धीरे धीरे घटती चली जाती है। अगर हम किस तरह की लर्निंग करवाएं, सिचुएटेड लर्निंग करवाएं, तो वो क्या करती है, शुरू में काम करने की योजना बनाकर देती है, स्ट्रैटेजी बना के देती है, लेकिन जैसे जैसे छात्र आत्मनिर्भर होते चले जाते हैं, वो चीजें धीरे धीरे घटती चली जाती है। सही है गलत? सही है। क्या है, क्या है कि जैसे जैसे क्या करना है, स्थिति जन अधिगम का मतलब क्या है, जैसी उसकी स्थिति रहेगी उस तरह का मदद उसको हम करेंगे। ठीक है, जब देखेंगे कि वो आत्मनिर्भर बन गया तो उसको छोड़ देंगे, ये नहीं कि उसको दबा रहे हैं। जिस दिन आत्मनिर्भर बन जाए उस दिन क्या करना है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, ताकि नहीं तो फिर वो डेवलप नहीं कर पाएगा। जैसे मेरे भैया हमसे 2 साल बड़े हैं, दीदी, और बेटा नहीं खेल के हैं, तो जीवन में आज तक कुछ नहीं किया, वहीं बैठा हुआ है। हमसे चले थे आगे, मतलब किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, हम तो चले थे आगे और अभी भी वही बैठे जहां पर शुरू किए थे। पता है क्यों? क्योंकि जब आपने खुद का पाथ नहीं बनाया तो चलना थोड़ी सीखेंगे। भाई अब मेरी मम्मी ने क्या किया पता, फोनो नहीं करती, खाया नहीं खाया, क्या किया, कब कर रहा है, कुछ नहीं उठाया। क्या प्यार नहीं करती है तो? और उसका मम्मी बहुत प्यार करता रहता है। जब जिस दिन वो आत्मनिर्भर बन गया साइड, तुम देखो क्या करना है उठाकर, है ना? हाँ, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां तुम लोग क्या करेंगे, मदद करते रहे, तभी वो क्या कर पाएगा, अपना पाथ बना पाएगा। सेम चीजें यहाँ पर। अगला है असिस्टेड लर्निंग। क्या करेगा? असिस्टेड लर्निंग, सहायता प्राप्त अधिगम इस विचार पर आधारित है कि कौशल और ज्ञान ऐसी परिस्थिति से बंधे होते हैं जिसमें वे सीखे गए और नए परिस्थितियों में उनका अनुप्रयोग करना कठिन होता है। असिस्टेड लर्निंग, असिस्टेंट होता है ना, क्या करना है, सहायता करने के लिए। तो बोला कि सहायता प्राप्त अधिगम इस विचार पर आधारित होता है कि कौशल, स्किल और नॉलेज जो है वो क्या किससे बंधा होता है, परिस्थिति से, है ना? बहुत सारी चीज कौन सिखाती है, परिस्थितियां, है ना? एग्जाम सिखाएगी कि भैया आप काम कैसे करना है ना? वहां पर कहते हैं ना, कभी कभी मेरा तो माइंड ही ब्लॉक हो गया था। क्या है वहां पर, माइंड ही आपका क्या हो गया, मेरा क्या हो गया था सर, ब्लॉक हो गया था। तो भैया माइंड ब्लॉक हो गया था तो क्या होगा, इससे खराबी किसको होगी, आपको डर, क्योंकि आपको स्थिति से लड़नी नहीं आती है। आप क्या है, एक रट्टू तोता है, जिसको अगर दूसरे परिस्थिति में खड़ा कर दे तो क्या हो जाएगा, हार जाए। हमें अपने आप को कैसे बनानी है, हम अगर गए एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेंगे। 2019 दिसंबर का एग्जाम जो था, तभी 2018 जून के क्वेश्चन उल्टा के देखिएगा, सभी आदमी अपने अपने सब्जेक्ट के। 18 जून के पेपर 2019 जून का जो अटेम्प्ट था, वो पेपर में अभी अगर आपको दे दूं तो आप जेआरएफ होंगे। क्या होंगे, जेआरएफ होंगे, एक अटेम्प्ट अभी दे दूं तो। पता है क्यों? क्योंकि सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, और जब मैंने उसको सॉल्व किया था तो मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ था पता है, 150 में 112 क्वेश्चन। मेरा लेवल कहाँ पर था तो पता है, एकदम हाई पर। 2 बजे रात, कल एग्जाम है ना, आज 2 बजे रात में 224 नंबर, हमको लगे सब कुछ कट खुट भी जाएगा तभी तो 200 आना ही है ना भाई।
224 भाई बहुत बड़ा स्कोर होता है 224, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम देने गए ना दिसंबर वाला पेपर, तो पैर तले जमीन खींच लिया गया था बहुत सारे स्टूडेंट का। क्या है पता है? बिल्कुल नया पैटर्न, इतना लंबा लंबा क्वेश्चंस था कि क्वेश्चंस पढ़ने में टाइम पास हो जाएगा। 5-5 ऑप्शंस, ये जो आज के देख रहे हैं ना 5-5 ऑप्शन, ये 2019 के दिसंबर में आए हैं। जब क्वेश्चंस खोले ना कि भाई है क्या ये, पैसेज डाल दिया गया है। 19 के जून में कभी नहीं देखेंगे पैसेज, कभी उल्टा के देखे। 19 के बाद तो शुरुआत हो ही गई थी ना, तो शुरुआत जब हो गई तब तो कोई बात नहीं। जिस बार शुरुआत है तो भाई आप अभी तक क्या देख के आए हैं? क्या देख के आए? जून 2019 तक का पेपर देख के आए हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। आराम से पढ़ा, डायरेक्ट क्वेश्चन में मार दिया। अब क्या हो गई है, यहाँ पर पैसेज सेट हो गए हैं 2 ठो पहले। पेपर 2 में पैसेज पहले होते ही नहीं थे, ठीक है, वो सेट हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चंस को इतना लेंदी बना दिया गया था 5-5 ऑप्शन डाल करके। अब वहां पर मेरा माइंड क्या कह रहा है कि भैया हो क्या रहा है भाई, और जो हम सोच रहे हैं वही सारा आदमी सोच रहा है भाई। हम भी गए क्या पानी पीने के लिए, कि जैसे ही क्वेश्चन देखे तो प्यास लग गया, अचानक पैर खिसक जाएगी ना भाई। है क्या ये चीज नया आए? भाई सब यही बात कर रहा था पानी पीते वक्त, भाई पेपर क्या पूछा है वो, आपको समझ में आ रहा है? हमको लगा वो पेपर समझना तो छोड़ दीजिए, ये ऑप्शन इतना डाल कैसे दिया। हम तो 2019 का जून का क्वेश्चन सेट करके आए। लेकिन कहे कि भाई 3 घंटा हड़बड़ाने से कोई फायदा होगा नहीं, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, जो जो आता होगा वही। तो सबसे पहले क्या करिए, पैसेज को ही देखना शुरू कर दिए कि 10 किसी को बनाते हैं, देखते हैं कोशिश करके। एक बना, एक नहीं बन रहा है, उठा के छोड़ दिए। और धीरे धीरे करते करते नेट तक तो स्कोर बना ही लिए उठा करके। भाई ऐसा हो गया कि यूजीसी खुद कही एनटीए को, भाई क्वेश्चन क्या सेट कर दिया, अरे पागल आदमी। सब विद्यार्थी क्लेम कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल नया चीज था ना। तो वहां पर क्या होंगी, परिस्थितियां बिल्कुल नई होती है। और वहीं पर कोई पागल आकर के, ओए मेरा माइंड ब्लॉक हो गया था, तो माइंड ब्लॉक हो जाएगा, उससे यूजीसी को क्या फर्क पड़ता है? ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, तुम मर जाओ। कौन सा तुम भाई प्राइम मिनिस्टर का बेटा है या प्राइम मिनिस्टर है कि मर जाएगा तो भाई देश तबाह हो जाएगा? मर जाओ, मर जाओ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई जो चीज पढ़ के जाए वही चीज आएगा, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल नया है। जिस दिन जो मन हुआ उस दिन वो क्वेश्चन। इसका पेपर 1 ठीक था, पेपर 2 ना स्कोर बढ़ाएंगे यहाँ पर। पेपर 2, पेपर 1 से ना पेपर 2 देख करके दिमाग खराब हुए। वहां पर लंगट सिंह कॉलेज के प्रोफेसर बैठे हुए, बोले सर आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है बेटा। बोले खुद तो हमको भी तो, मेरा भी तो हालत वैसा ही है कि भाई क्वेश्चन पहले दो, क्योंकि पढ़ने ही क्वेश्चन में सारा टाइम चला जाएगा आपका। तो फिर वही ट्रिक, जब क्वेश्चन देखे आए तो वही ट्रिक, रिप्लेसमेंट मेथड। जो गलती है उसको हटा दीजिए और जो सही है उसको फटाफट ले लीजिए, आंसर फटाफट बनता गया। फिर 2020 बिल्कुल ठीक है, चलो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है गलत है? दोनों के दोनों दोनों के दोनों सही है गलत है भाई? सही है कि गलत है? दूसरा गलत है कि पहला गलत? पहला भी गलत है, पहला भी गलत है। क्या है? स्थिति जन अधिगम का क्या कहा है? छोड़ते चले जाएंगे। और बी में क्या कह रहा है, सहायता मतलब? यहाँ पर कह रहा है सहायता प्राप्त अधिगम उस विचार पर आधारित है कि कौशल और ज्ञान ऐसी परिस्थिति से बंधे हैं जिसमें सीखे गए और नए परिस्थिति में उनका अनुप्रयोग करना कठिन है। भाई कठिन कैसे है, तभी तो सहायता प्राप्त अधिगम दे रहे हैं उसको। आंसर क्या हो जाए, ये बोला पूरा का पूरा गलत। पहले वाले क्या है इसमें, सही है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। आंसर उससे किताब से भिन्न भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है किताब जो लिखे वो ठीक ही है सब कुछ। जैसे अभी पूछिए ना कि कॉमर्स में कितना क्वेश्चन गलत निकला वहां। चलिए अगला, द टेंडेंसी टू फाइंड एकेडमिक एक्टिविटीज मीनिंगफुल एंड वर्थवाइल एंड ट्राई टू बेनिफिट मोर देम इज कॉल्ड। अकादमिक गतिविधियों को क्या बनाना है, अर्थपूर्ण बनाना है, उपयोगी माने और उनसे लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जो आपका एकेडमिक एक्टिविटीज है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होनी चाहिए, वो एक अर्थपूर्ण होना चाहिए। अर्थपूर्ण का मतलब क्या, उससे कुछ कमा सके। सिर्फ पढ़ लिए और घर में बैठ गए, आप क्या है धरती पर बोझ है, और देश के लिए क्या है, गद्दार आदमी है। जितना आतंकवादी गद्दार है उतना आप भी हैं, है ना।
इस मेथड को बाद में कभी सिखाऊंगा कैसे गद्दार बनते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मोटिवेशन टू लर्न, परफॉर्मेंस गोल, मास्टरी गोल, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस, क्या कहेंगे इसको? हम्म? भाई क्या करना है आपको? आपको ये सोचना है कि भाई हमको पढ़ाई करके क्या करनी है? कमानी है भैया। वो क्या देता है आपको? मोटिवेशन देता है टू लर्न करने का। लिखा है ना, ट्राई टू बेनिफिट मोर देम इज कॉल्ड मोटिवेशन टू लर्न। तो ये आज जाकर लिख दीजिए, मैं कितना क्या कि भाई लिख दीजिएगा कि भाई हमको क्या करना है, 25 लाख कमाना है। तभी भी आप नहीं पढ़ाई कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को लॉस में डाल रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर नहीं, ठीक है छोड़ दो। इसको कह देगा कि 25 लाख डूब गया तो क्या हो गया? चलो तो चलो कितना धनी उठा है। किसी प्रोफेसर का, किसी पीजी का बच्चा को सोच बोलिए कि 6 महीना तैयारी करेगा 25 लाख मिलेगा तो क्या हो जाएगा? जैसे लगता है खुद के पास 1 करोड़ है। अब फटा कैसा चप्पल पहन रहा है पता है? फटा हुआ चप्पल पहन, है ना? इसके लिए वर्ड दूसरा है लेकिन नहीं बोलेंगे अभी क्लास में, इस वजह से। विच आर द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ इम्पेसिटिव असेसमेंट? अभी है ना इम्पेसिटिव असेसमेंट, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, शेयरिंग लर्निंग गोल्स, डिस्क्रिमिनेशन पीपल्स, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, इफेक्टिव फीडबैक। इम्पेसिटिव असेसमेंट क्या होंगे? क्या क्या होगा इसमें से? सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ए बी डी ई, बी डी ई, ए सी सी डी, यहां से चूज करिए सबसे पहले। इफेक्टिव असेसमेंट का क्या क्या होगा? पहले सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, खुद का असेसमेंट करते हैं ना, पिछले परफॉर्मेंस का आज के परफॉर्मेंस के साथ। ये तो होगा ही होगा। अगर ए होगा भैया तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन होते आते हैं? वहां पर ए और सी। अब ये देखना है कि सी या बी होगा कि नहीं होगा। अगर बी होगा तो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ क्या? शेयरिंग लर्निंग गोल्स, क्या करना? लर्निंग गोल्स को शेयर करना। और सी लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन पीपुल्स, मतलब दो अलग अलग छात्रों में क्या करना? भेद करना। भैया इम्पेसिटिव असेसमेंट क्या करता है? खुद के परफॉर्मेंस को मेजर करता है, ना कि दूसरे के साथ भेद करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए सी तो नहीं होगा। अब ए के साथ सी नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी ई, खत्म। क्योंकि इम्पेसिटिव असेसमेंट का मतलब क्या? सेल्फ असेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आंसर कंप्लीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 19 जून को पेपर हुआ था भैया, ये रहा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से विषय वस्तु से संबंधित नहीं है? जैसे कौन कौन से विषय वस्तु हैं जो अधिगम को प्रभावित नहीं करते? कौन कौन से ऐसे हैं? कौन कौन से हैं? तत्परता व इच्छा शक्ति, उसके बाद विषय वस्तु अथवा अधिगम अनुभवों का संगठन, अधिगमकर्ता की बुनियादी क्षमता, विषय वस्तु तथा अनुभव की प्रवृत्ति, विषय वस्तु पर महारत। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक विषय वस्तु से संबंधित नहीं है? ऐसे कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं लेकिन वो विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु का मतलब क्या? जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित नहीं है। कौन कौन से? आंसर क्या होंगे इसके? अच्छा, इसमें पॉजिटिव क्या है इसको ढूंढिए। बोला कि ऐसे फैक्टर्स को ढूंढना है जो अधिगम को प्रभावित करता है लेकिन वो विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु का मतलब कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। तो ई तो क्या है? मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। ये विषय वस्तु से संबंधित है ना, कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? आपका मास्टरी होना चाहिए। तो वो विषय वस्तु से भी संबंधित है और लर्निंग को प्रभावित भी करता है। तो ई तो हमारा क्या है? यहाँ पर आंसर नहीं होने वाला है। तो ई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन तो वैसे कट गए। अब क्या बचे हैं? सी डी और बी डी, सी डी और ए बी डी। ए क्या बोल रहा है? रेडीनेस एंड विल पावर, है ना? विद्यार्थियों में तत्परता कैसी है और विल पावर कैसा है? शिक्षकों की तत्परता कैसी है, विल पावर कैसा है? तो ये जो फैक्टर्स है ये लर्निंग को प्रभावित करेंगे, लेकिन ये विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? छात्र और शिक्षक से। छात्र और शिक्षक से। तो ये तो हमारा कंफर्म होगा।
अगर ए कंफर्म होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी। सर ए डी ई। भाई इसका ई तो नहीं होगा, पहले तो ई नहीं होगा तो हटाना पड़ेगा ना सबको। किसके? विषय वस्तु संबंधित नहीं है। एक मिनट, ई तो कटेगा उसका उठा करके। ए, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, बीसी। देखिए इसके आंसर दो चीज होंगे इसमें से, ए, सी और डी। ठीक है, ए ऑप्शन छोड़िए पंडित जी, ठीक है, हमको ऑप्शन नहीं सीखना है, हमको कंटेंट सीखना है। वैसे रहता तो हम सीधा टिक बनाते चले जाते उठा, इतना समय नहीं लगता हमको, एक दिन लगेगा। देखिए तत्परता व इच्छा शक्ति विषय वस्तु संबंधित नहीं है, लिखा है विषय वस्तु संबंधित नहीं है, उनको ढूंढना है। ये विषय वस्तु संबंधित है चीज। सुनिए पहले, विषय वस्तु पर महारत, सब्जेक्ट मैटर जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? मास्टरी होनी चाहिए। ये बात पिछले क्वेश्चन में किए हैं, आज गलत नहीं कर देंगे क्वेश्चन आंसर मिलाने के लिए, ठीक है। पहला क्या है इसका? मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु पर महारत, ये विषय वस्तु से बिल्कुल रिलेटेड है, तो ई तो हमारा आंसर नहीं होना है। ई नहीं होगा तो दो ऑप्शन वैसे कटते। अब बचते हैं कौन कौन से? सी डी जो लिखा हुआ है ना, हो सकता है यहाँ पर मिस आउट में ए सी डी होना चाहिए, क्योंकि ए सी डी ही हमारा आंसर है इसका। रेडीनेस और विल पावर शिक्षक और छात्र से रिलेटेड है, ना कि विषय वस्तु से। सब्जेक्ट कभी भी आपको विल पावर नहीं दे सकता, विल पावर खुद की लानी पड़ेगी। विल पावर हमारी और आपकी होगी, सब्जेक्ट की नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर, आपके पास बेसिक पोटेंशियल है कि नहीं, आप आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, ये लर्नर से रिलेटेड है, ना कि विषय वस्तु से, तो सी भी होगा। डी पढ़ाता हूं, नेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस किसका? नेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ लर्निंग, विषय वस्तु अथवा अनुभव की प्रवृत्ति। अनुभव मतलब क्या? एक्सपीरियंस विषय का होता है या किसी मास्टर का होता है, टीचर का, टीचर का होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी। ऐसे चीजों को ढूंढना है जो विषय वस्तु से संबंधित नहीं है लेकिन लर्नर को प्रभावित करते हैं। तो हमारी और आपकी इच्छा शक्ति विषय वस्तु का नहीं दिया हुआ है। कॉमर्स क्या इच्छा शक्ति देता है? AIH कोई नहीं, ये खुद की है। हमारी बेसिक पोटेंशियल है कि नहीं, पढ़ने का मन है कि नहीं, ये कोई विषय निर्धारित करेगा नहीं, आपके अंदर होनी चाहिए। हमारा और आपका एक्सपीरियंस लर्निंग क्या होगा? विषय का दिया हुआ है, खुद का जनरेट किया होता है ना। अनुभव, हमारी इच्छा शक्ति और तत्परता कह लीजिए, धैर्य कह लीजिए, ये कोई विषय नहीं सिखा देगा, ये कोई विषय नहीं सिखा देगा। वो कौन सिखाता है? आपकी खुद की बेसिक पोटेंशियलिटी। क्या करती है? खुद की बेसिक पोटेंशियलिटी सिखाती है। जैसे आजकल के बच्चे को देखिए, क्या पता है, आप बैठे उस सामने कुर्सी, वो ऐसे करके पैर चढ़ा के बैठ जाए, ठीक है। कभी भी बड़े व्यक्ति बैठे हो वहां पर तो उसके सामने या उनके पीछे पैर चढ़ा के नहीं बैठना चाहिए। नहीं, गुरु कोई भी हो, बड़े माता पिता हो, बड़े भाई हो, कोई हो, बड़ी बहन हो, कोई भी हो, पैर चढ़ा के नहीं। पैर चढ़ा के अगर बैठते इसका मतलब कहता है क्या? आप बता रहे हैं अपने आप को बड़ा जता रहे हैं, ठीक है। और बड़ा मतलब क्या? उम्र में बड़ा या कुछ भी करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई विषय सिखाएगा क्या? नहीं, ये खुद की बेसिक पोटेंशियलिटी है आप कि भाई आप कैसे सोचते हैं। हम JRF है, आपको बोलना नहीं आता है ढंग से उठा के, तो आपको JRF थोड़े है, नहीं, बेसिक पोटेंशियलिटी नहीं है। एकेडमिक हासिल करने से बेसिक पोटेंशियलिटी कभी नहीं आ जाती। मैंने एक दिन बात कहा था, JRF इज नॉट द सर्टिफिकेट ऑफ इज द बेस्ट टीचर, इज द रॉन्ग आंसर। कहता कि सर JRF से पढ़वा दीजिए ना भैया। भाई JRF क्या सर्टिफिकेट है पढ़ाने का? हाँ सर, कौन सा JRF है, किस विषय से? PW वाले से? किसी विषय से JRF है क्या? नहीं, खत्म। भाई वो क्या आती है? बेसिक पोटेंशियलिटी अलग से, वो कोई विषय आपको नहीं सिखाएगा, अलग। चलिए, ऐसी अनुपस्थितता
संबंधी व्यवहार को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें बच्चे अपने माता पिता की पूर्वानुमति के बिना जानबूझकर कक्षा तथा विद्यालय अथवा विद्यालय की कक्षा से बाहर की गतिविधियों में अनुपस्थित रहते हैं? वो छल करते हैं, नखरे करते हैं, झूठ बोलते हैं या पलायनशीलता रहती है? क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे इसको? देखिए क्या बोलता है, ऐसी अनुपस्थितता संबंधी व्यवहार को क्या कहेंगे जिसे माता पिता अपने बच्चे की पूर्वानुमति का मतलब पहले से अनुमति ले रहे हैं, उसको बोलते हैं पूर्वानुमति, ये बिना जानबूझकर, उन्होंने परमिशन नहीं लिया है, जानबूझकर क्या कर रहे हैं, कक्षा अथवा विद्यालय से बाहर की गतिविधि में क्या करते हैं, वो अनुपस्थित है। या क्लासरूम में कोई पढ़ाई हो रही है, वहां भी नहीं है बेचारा, हो सकता है कि विद्यालय कैंपस में वहां भी नहीं है कहां पर, तो मूवी देख रहा है। हाँ, इसको क्या कहेंगे, पलायनशीलता कहेंगे। और ये किसकी खराबी है, किसकी, टीचर की, कि आप बांध नहीं पा रहे हैं। इसी पर आज का मेरा क्लास है, सबका मीटिंग इसीलिए बुलाया है टीचर सबका, कि भाई बच्चा को बांध नहीं रहे, इसका मतलब क्या, खराबी आप में है, बच्चा में थोड़े है ना। आप पढ़ाएंगे तो भाग जाएंगे, देखिए ना, पढ़ाई तो आना है ना उठा करके, और कौन से कहाँ और भी छूटे पुटे आएंगे अभी धीरे धीरे करके, उसको याद आ रहा है क्वेश्चन करना है, भाई चल चल जल्दी उठा करके, है ना। तो भाई आपको क्या करना होगा, खुद को बांधना होगा, है ना। भाई ये पौने 7 में आ रहा है, उससे पहले हम आ गए थे ना, ये आया था तो हम ताला खोल रहे थे उठा करके, क्योंकि पहले उसको पहुंचने से पहले आप खुद पहुंच जाइए, वो खुद ही पहुंच जाएगा, उसको डर होगा कि सर कहो नहीं चलेगा। इनको देखिए कैमरा में धर 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 जल्दी बस से आइए, दौड़ते हुए जल्दी आ जाए कि मास्टर पहुंच गया हो, क्यों, क्योंकि आप पहुंच जाते हैं। यहाँ पर टीचर भाई हम 11 बजे तो की बोले थे की कहते यूसी हमारा तेरा थूक दो तो हमारा विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अगला, लघु अवधि स्मृति, कैसी कैसी स्मृति, लघु अवधि, शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं उसको, में संवेदी सूचना को उसी रूप या और आकार में संरक्षित व प्रतिधारित किया था जैसे वो मूल रूप में प्राप्त हुई थी, है ना। लघु अवधि एक होता है, ये इसको कौन सी मेमोरी कहते हैं भैया, शॉर्ट टर्म मेमोरी। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मतलब क्या है, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, कुछ याद ही नहीं है। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया कुछ साल का डेटा उसके दिमाग से डिलीट हो गया है, घूमा जाता है तो कहता है ना डॉक्टर कि सर इसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, दिमाग में चोट लगने की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाते कभी कभी। इसका तो जैसे शादी शादी हुआ तो उसका भूल गया बेचारा, लेकिन माँ बाप याद है उसको, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, मतलब इधर के कुछ साल के डेटा उसके यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया है। यहाँ भी क्या है, स्टोरेज ऑफ डेटा है ना, डेटा है तभी हमको और आपको याद है कि भाई आप क्या हमारे यहाँ पढ़ते हैं। डेटा अगर हटा लिया जाए तो, डेटा हटा लिया जाए तो हम पहचानेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। तो बोला कि लघु अवधि स्मृति में संवेदी सूचना को उसी रूप में हम क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं या प्रतिधारित करते हैं जैसा कि वो मूल रूप में प्राप्त हुआ था। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में कह रहा है। दूसरा कह रहा है तत्कालिक, इमीडिएट मेमोरी का मतलब होता है संवेदी सूचना विशिष्ट चाक्षक व श्रव्य प्रभावों, प्रतीकों, चिन्हों, शब्दों के रूप में प्रतिधारित किए जाने के लिए कूटकरण की प्रक्रिया, मतलब कोड कर देना, उसको क्या कर देना, किसी चीज को कोडिंग कर देना, है ना। जैसे अभी कहा ना कि भाई अगर क्या थे, डोमेस्टिक कंपनी का डीसी, हाँ, उसके बाद इंटरनेशनल कंपनी का आईसी, ठीक है, ग्लोबल कंपनी का जीसी। तो जीसी जब भी याद होगा कि भाई कंपनी के नाम में जीसी आएंगे, इसका मतलब क्या समझ जाना है, ग्लोबल कंपनी। तो बोला क्या, किसी चीज को आप क्या करते हैं, कोड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कोड कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, दोनों कथनों के आधार पर बताइए कि सही है गलत है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है भैया, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज जैसा आया उसी तरह से याद रखते हैं क्या उसको तो जो चीज जैसा आए उसको याद रखना, तो कैसे, शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं होगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और इमीडिएट मेमोरी में क्या कहता है, कोड करना, वो किस में आती है, ये दोनों चेंज कर दिए गए एक दूसरे को। कोड करना कहां पे आती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। कोडिंग आपको ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगी, ट्रिक ज्यादा दिन तक याद रहता है, एग्जाम में तो पहले भूल जाते। ट्रिक मतलब क्या, कोड,
कोड ज्यादा दिन तक याद रहेगा, तुरंत भूल जाते। क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में तुरंत भूल गए, तो वो इमीडिएट मेमोरी की पहचान नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर, दोनों के दोनों गलत है भैया। अगला है भाई, फिर से सिस्टम क्या है, एलएमएस में कौन कौन सा उदाहरण है, एलएमएस यूज करना है। एलएमएस जानते हैं ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग यूज करनी तो क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए, कूहुत, कैनवा, कैनवास, मूडल, पैडलेट, क्या यूज करेंगे। इसमें कुछ कुछ चीजें जानते हैं कि नहीं, कैनवा जानते हैं, कैनवा, ये जो पोस्टर डिजाइन किए तो छोटे छोटे पोस्टर में बनाते हो कभी कभी, वो कैनवा में बनती है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन से आएंगे, पैडलेट क्या होता है, पैडलेट, पैड में होता है कल किसी कलाकार का फिगर बना देना तो क्या यूज करेंगे, पैडलेट यूज करेंगे, पैडलेट आएगा। कैनवा का मतलब क्या, पोस्टर्स बनाना, कुछ भी चीजें बनाना, तो क्या आ जाएगा हमारा, एक होगा कैनवा और ये होगा क्या, मूडल। तो आंसर क्या हो जाएंगे, बी एंड डी, कैनवस एंड मूडल। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण है कैनवस। कैनवा से फोटो वोटो बनाते हैं, कैनवस अलग चीज है और कैनवा अलग चीज है। कैनवा में सिर्फ ये पिक्चर उक्चर जो डाल करके बनाते हैं वो, कैनवास का मतलब होता है क्या, जो फिगर्स ड्रॉ करते हैं, वो पढ़ाने के लिए फिगर्स ड्रॉ किया जाता है ना, उसके लिए कैनवस। इसका मतलब क्या है पता है, आने वाले टाइम में यूज करना है। हाँ, सब कॉलेज में लगा दिल जाते हैं, यूज करो कुछ तो और मजा आए इसमें। चलो, बी एंड डी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। लर्निंग कैसी, सेल्फ डायरेक्टेड, खुद से लर्निंग करनी, तो क्या क्या होंगी, सेल्फ मॉनिटरिंग आएंगी कि नहीं आएंगी, इसमें आएंगी। चलिए, और क्या क्या आने वाली है भाई, टेकिंग ओनरशिप लर्निंग, खुद ओनरशिप ले लेना, होगी या नहीं होगी। रेमेडियल टीचिंग, टीचर ओरिएंटेड, नहीं होगी। तो टीचर ओरिएंटेड नहीं होंगी तो क्या होंगी, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। आंसर एक डी तो इसमें निगेटिव है, तो डी जैसे ही गया तो क्या बच गया, सीई, ए बी ई, ए बी सी, तीनों में कॉमन क्या है, सी, और ए तो होगा ही, तो ए और सी तो होना ही होना चाहिए ना। आंसर क्या हो जाए, सी, आंसर खत्म। आंसर बी क्या होगा, अच्छा ए के साथ क्या होगा, ए तो होना ही होना है, और कौन होना है, एक मिनट, बी होना है, तो ए बी कहाँ लिखा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ, सॉरी हाँ दोनों में है। चलिए, अब बचा है कौन, ई और सी, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग या रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है, उपचार करना। उपचार कौन करेगा, टीचर ना, टीचर को तो लेना नहीं है, तो सी डी अपने आप हट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, ए बी ई। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, जब खुद के पास आप लर्निंग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लर्निंग का एक्सटेंशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लर्निंग का एक्सटेंशन। चलिए, अगला, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप फॉलोड बाय द सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। फिर उसी के बारे में, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग करनी है तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए, गोल कर, क्या करना चाहिए, सेट कर लीजिए, टास्क को एनालाइज करिए, लर्निंग को रेगुलेट करिए, प्लान को डिवाइस करिए, इनेक्टिंग टैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी लगाइए और टैक्टिस यूज करिए, टैक्टिस क्या होंगे, सी। अगर खुद की लर्निंग करें तो क्या क्या आनी चाहिए, क्या करना है, इसको स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, गोले सेट कर लेंगे पहले, क्या है भाई, खुद का पहले औकात देख लेना चाहिए, तब गोल सेट करना चाहिए। औकात है 4 दिन छुट्टी मारने का और नेटे पास करवा दीजिएगा हमको, तो तुमको हम क्या, सरस्वती मैया खुद आ जाएंगे तभी तुम पास जीवन में होगे। नेट पास करना है तो क्या करना है, 6 महीने भूल जाना है कि कौन है दुनिया, अथू है, ऐसे करके, है ना। तो 6 महीने बाद सब कौन आएगा कि कहाँ है दुनिया, बोलेगा कहाँ है रे भैया, लेके आओ पकड़ के उठा के। सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं है। अगर जब तक आप अपने परिवार से मतलब खत्म नहीं करेंगे तब तक नेट को अचीव नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है, अब तो खास करके। ठीक है, उसको भूलना मतलब
कौन बहन का शादी हो रहा है, कौन दीदी का भाई बउआ हुआ है, किसका क्या हुआ है, कोई किसी नहीं डरते। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, किसी की शादी में नहीं जाते मत जाइए। कल जेआरएफ होकर कार से जाएंगे, सबसे पहले आप ही को रिसीव करेगा। हाँ, इज्जत पद की होती है, आदमी की कुछ इज्जत नहीं हुई है ना। बड़े बड़े जेआरएफ, रजनीश को जी नहीं कह रहा है, तेजस को जी कह रहा है, मुझे पता है ये बात। रजनीश तो पहले भी था, आज भी है वही टाइगर के। तेजस को क्या कहा जाता है? जी। अभी किसी को फोन करता हूँ ना, या कोई फोन करता है तो रजनीश जी। ये जी किसके लिए है? जेआरएफ का जी है, ये मेरा नहीं है भैया, तेजस का जी है। ठीक है, क्योंकि पावर आदमी में नहीं, उसके पद और किसमें है? पोजीशंस के अंदर। तो पद और पोजीशंस नहीं है तो आपकी कोई पावर नहीं है। जुटे उसका यो दीदी हमारा बर्ड माने हो, कुछ नहीं माने हो डरती नहीं, कोई दुनिया में कुछ नहीं मानेगा उठा के। तो क्या करना है? सबसे पहले टास्क को एनालाइज करिए कि जिस तरह से आप मतलब आप खुद की लर्निंग करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले टास्क देखिए कितना। मैंने अपने खुद से प्रिपरेशन शुरू किया तो सबसे पहले क्या देखा कि भाई टास्क कितना है, कितना सिलेबस मुझे कवर करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से पढ़ूंगा। तब सेट किया कि भाई करना है कि नहीं करना है। मैंने देखा कि कर सकते हैं, एक बार कोशिश करके देखे तो कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब मैं तैयार करता था तो कोई नहीं था ना दरभंगा में, बिहार में भी नहीं था। अगर होगा तो बता दीजिए, कोई नहीं। मैं तो आप लोगों के पास हूँ ना, इतना समझा समझा कर आराम से क्वेश्चंस को, ऐसे नहीं ऐसे कोई नहीं उठाएगा। तो सबसे पहले क्या? टास्क को एनालाइज। इसके बाद क्या? गोल को सेट। टास्क एनालाइज कर लीजिए कि भाई ये सारा टास्क हमको करना होगा। अब गोल को सेट करिए कि हाँ या ना। और ऐसा नहीं कि भाई जो नेट नहीं करेगा उसका जीवन खराब है, नहीं, वो दूसरे किसी फील्ड में आगे बढ़ सकता है। तो कभी इसी फील्ड में मत आइए। जब भी एडमिशन कराने कोई आता है, अगर मैं खुद रहता बैठा हुआ तो मैं पूछता हूँ कि सही में करना चाहते हो, किसी को देख करके आए हो? सही में करना और किसी को देख कर करना है, बहुत अंतर है। देख के करने में पता है क्या होता है? 4 दिन खोला, बाप बाप करके चलाया, 5वां दिन बंद। और जो खुद स्टार्ट किया होता है वो कभी बंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की विल पावर। जैसे तेजस को देखकर एक खुद सोचा कि हम भी खड़ा कर लेते तेजस। भाई तेजस की इतनी तेज है कि तुम टिक नहीं पाओगे रे भाई मार्केट में। एक स्टार्ट किए, खूब कूदे, पहले खूब कूदा, जितना कूद सकता है। और जितनी ज्यादा कूदेंगे ना उतनी जल्दी गिरेंगे आप। और 6 महीने नहीं हुआ, नाम निशान मिट गया भाई, पता नहीं चलता कि है भी कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको देखकर खोलिएगा तो फिर नहीं दिक्कत, खुद से खोलिए तब मजा है। क्योंकि किसी चीज को रन करना इतना आसान नहीं कि भाई अब देखे चल चलो चलो उठा करके, है ना। चलिए, किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं। तो कभी भी दूसरे को देखकर तैयारी शुरू नहीं करनी है, खुद की विल पावर। तो एनालाइज टास्क और फिर सेटिंग गोल्स। उसके बाद क्या? प्लान। कैसे करना है, प्लान करिए। क्योंकि टास्क तो बहुत सारा है ना, कि पेपर 1 पढ़ूं, पेपर 2 पढ़ूं, पेपर 1 में इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ूं कि अकाउंटिंग पढ़ूं। तो हमेशा क्या करना चाहिए? प्लानिंग में जो चीज सबसे ज्यादा मजबूत हो शुरुआत में, जो चीज सबसे ज्यादा मजबूत हो उसको क्या करना चाहिए? उसी को पढ़ना चाहिए। क्या सबसे पहले मैंने बोला कि तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए और टिक आउट करिए कि भाई पीजी में मैंने क्या क्या पढ़ा, किस किस चीज के बारे में जानता हूं अभी तक, है ना। तो आधे से मतलब ज्यादा चीज खत्म हो जाएंगे वहीं पर। और जिन चीजों को आप जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में क्या करिए? अब रिसोर्सेज जमा करना शुरू करिए, उसको पढ़। जिन चीजों के बारे में नहीं जानते उसके लिए ढूंढना शुरू करिए। जिन चीजों के बारे में जानते हैं, कंटेंट है तो ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। तो आप पूरे सिलेबस को देखते तो वो कभी जीवन में खत्म नहीं होने वाला है 10 यूनिट। अगर आप ऐसे ऐसे देखते रहे कि हाँ 10 यूनिट है 10 यूनिट है, मतलब 10 साल चला गया था, 10 यूनिट खत्म नहीं होगा कभी भी। क्योंकि आप सिलेबस को देख रहे हैं ना, पूरा पूरा नहीं पार्ट देख रहे हैं। कुछ चीज हो सकता है ग्रेजुएशन में पढ़ लिए हो, कुछ चीज पीजी में पढ़ लिए हो। अगर कहीं नहीं भी पढ़ा है तब भी हो सकता है भैया। कैसे? कैसे? अब तो समय है। कहीं नहीं पढ़ा तो भाई पता है ना कि पूरा पूरा नहीं पढ़ा है, चलो शुरू से कर दो उठा के। तो प्लान डिवाइस करिए उठा के। उसके बाद क्या चाहिए? स्ट्रैटेजी लगाइए, है ना। पूरा गोता नहीं घुस जाना है, सीधे उतना ही घुसना है जितना काम है उठा के। स्ट्रैटेजी लगाइए, क्वेश्चन करिए। उसके बाद क्या? लास्ट में रेगुलेटिंग लर्निंग। अब जो लर्निंग शुरू कर दी है उसको रेगुलेट करते रहिए, बनाए रखिए। ये नहीं कि 1 महीना तो खूब जी जान लगाए थे भाई, मर जाएंगे मिट जाएंगे कर देंगे भाई, 1 महीने बाद क्या हुई? कहाँ है रे भैया?
सर गाँव में छियै दीदी के विवाह छलै तऽ आबि गेलियै उठा सर दुर्गा पूजा गेलियै तऽ एबीए नहीं केलियै उठा दुर्गा मैया पास करा देते उठा करके है ना वो उन्हीं का मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं है ना वो देखेंगे कि भाई अपना मदद कर रहा है तो इन्हें तो पूजा पाठ छोड़ करके इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा अगर पूजा से सब कुछ हो जाता तो सबसे ज्यादा धनवान कौन होते दरभंगा में श्याम मंदिर के पुजारी सबसे बड़े विद्वान कौन होते हैं श्याम मंदिर के पुजारी तो कितने टाइम पूजा करते हैं हम तो 10 दिन करते हैं ना वो कितना दिन करता है 365 दिन कितना बार 3 बार काली मैया की पूजा 3 बार होती है एक सुबह में 4 बजे एक 10 बजे टाइम में फिर दोपहर में जब पट खुलता है फिर पूजा करके तब पट खोलते हैं नहीं तो काली मैया सीधे घुसा देगी पेट में उसके बाद क्या रात में 11 बजे तक चलता रहता पूजा है क्या सो ज्यादा धर्म नहीं हाँ लेकिन ये भी नहीं कि बहुत गरीब है ऐसा भी नहीं कुछ भी है अपना जो उनका काम है वो करते उठा वो भी कहते कि भाई आप क्या करिए अपने अपने फील्ड में लगे रहिए उठा सारा ध्यान उनका है ना चल आंसर क्या हो जाएगा BADEC पहले गोल को सेट नहीं करिएगा पहले गोल सेट कर लिए फिर टास्क को एनालाइज करेंगे हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये बेवकूफी है पहले टास्क एनालाइज फिर उसके बाद सेटिंग द गोल्स आंसर इज BADEC चलिए किसी क्षेत्र में विद्यार्थियों के कार्यों का संकलन जिसमें वृद्धि आत्मचिंतन और उपलब्धि प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है पॉजिटिव प्रैक्टिस पर्सनल डेवलपमेंट एनएक्स टोटल रिकॉर्ड उसके बाद पोर्टफोलियो किसी क्षेत्र में विद्यार्थियों के कार्यों का संकलन जिसमें वृद्धि आत्मचिंतन और उपलब्धि प्रदर्शित उसको क्या कहते हैं उसको कल ही बताया है पोर्टफोलियो इतना बड़ा चिट्ठा लेके आ जाता है ना कि भाई चचा देखियो ना पूरा पास में दूर रख ले स्कूल अपने से घस दिया उठा स्कूल कोई बोलेगा कि बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है जिस दिन बोल दिया कि बच्चा बिगड़ा हुआ उससे मास्टर नाम कटवा लेगा ना जाइए तो पूछेगा बहुत सज्जन है इसके तो गौतम बुद्ध यही है उठा दूसरा भले वो उंगली माल डाकू का है नहीं होगा मेरा भतीजा के लिए जब बोल दिया तो हम बोले कि नहीं तुम तो फेंक रहा है बेटा अब तुम्हें समझ गए पूछा भैया पूछे कैसा है पढ़ बहुत इतना सज्जन तो विद्यार्थी देखे ही नहीं हम दोनों भाई बोले कि भैया ही फेंक रहा है ना भाई अमली माल डाकू को बोल रहा है गौतम बुद्ध तो क्या पोर्टफोलियो को डेवलप करेगा तब ना पैसा देंगे उसको क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुराई नहीं सुनना चाहता चाहे वो कितना ही बिगड़ा का है नहीं है कि देखे और वही बच्चा क्या बनता है कल 2 लाख दे करके मैं आपको बाह तो उसने कहा बाप रे बाप जुलूम हो गए उठा कर जुलूम किस ने भेले बेटा बेटा ठीक कल कहो तोरा कुहरा कुहरा के मारा के विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग लॉ का कौन सा लर्निंग सेकेंडरी 2 तरह के लर्निंग लॉ होते हैं ना एक होता है प्राइमरी लॉ एक होता है सेकेंडरी लॉ तो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में क्या क्या आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ एनालॉजी लॉ ऑफ एक्सरसाइज कौन कौन से होंगे इसके लिए सबसे पहले क्या जानना होगा ऑप्शन पंडित जी ऐसे मत करिए ठीक है तो गुस्सा आ जाएगा हमको ऑप्शन याद कर लिया नहीं क्या क्या होंगे इसके लिए 2 चीजें जाननी है मैं भेज दूंगा ग्रुप में एक लर्निंग का 2 मैथड होता है लर्निंग के 2 लॉ होते हैं एक होती है प्राइमरी लॉ एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिखिए मत भेज देंगे वहां लिख लीजिए अभी यहाँ पर क्वेश्चन समझ ठीक है प्राइमरी और सेकेंडरी ठीक है अब सेकेंडरी की बात करते हैं सबसे पहले क्या आता है इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये किसका है प्राइमरी का लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसका है प्राइमरी का उसके बाद ये लॉ ऑफ इफेक्ट किसका है प्राइमरी के अंतर्गत आता है आंसर क्या आ जाएंगे ABD वैसे तीनों में अलग अलग है उसके ऊपर मैं उसका भेजूंगा उसको लिख लीजिएगा कि हो सकता है सेकेंडरी का पूछा है तो प्राइमरी पूछ दे लो कि लर्निंग का प्राइमरी लॉ क्या है ठीक है ये सेकेंडरी लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ सॉरी लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये क्या है आपका प्राइमरी है नहीं प्राइमरी है ये प्राइमरी के अंतर्गत है इसीलिए मैं दोनों कह रहा है तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे C और E नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा ABD ठीक बाकी लॉ का मैं पूरा का पूरा चार्ट इसका भेज दूंगा उसको आप लिख लीजिएगा निश्चित रूप से क्योंकि इस बार सेकेंडरी तो अगली बार प्राइमरी क्वेश्चन 36
मिस्टर किम वांट्स टू क्रिएट, मिस्टर किम अपने विद्यार्थियों के लिए लाइव मतदान या फीडबैक लेना चाहते हैं। इसके लिए कौन सी चीजों को या क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं? वो चाहते हैं कि भाई क्या करें, लोग हमको प्रत्यक्ष रूप से गाली या चावसी दे, तो क्या करना चाहिए तुमको बताइए? सही चीज है कि प्रत्यक्ष रूप से गाली लेना या सब कुछ, क्या क्या यूज करना चाहिए उनको? एक सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा? पॉलीवेयर। पॉलीवेयर क्या होता है? और सी तो नहीं होगा, पैडलेट। सी नहीं होगा तो कौन कौन से ऑप्शन गए? ए गया, ये गया, डी होना ही होना चाहिए, तो दोनों में डी डी है ना। अब क्या है बी? क्या है? स्क्रीन कास्ट। स्क्रीन कास्ट क्या होता है? स्क्रीन कास्ट यूज किया है कि नहीं? अगर आपके पास मॉडर्न टीवी हो तो फोन में कोई चीज चला रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो इसको स्क्रीन कास्ट कहाँ कर सकते हैं? बड़े स्क्रीन पर, तो कहते हैं स्क्रीन कास्ट करना। स्क्रीन को क्या करना? कास्ट करना दूसरे बड़े स्क्रीन पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टैबलेट पर, तो अगर स्क्रीन कास्ट इसको जोड़ दूं, स्क्रीन कास्ट से कैसे जुड़ेंगे? जब दोनों सेम वाईफाई पर कनेक्ट होने चाहिए। जो इंटरनेट डेटा ये इस्तेमाल कर रहा है, सेम इंटरनेट आईपी पर वो भी डिवाइस जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप? स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर में दिखाऊंगा कैसे करते हैं स्क्रीन कास्ट, ठीक है? तो स्क्रीन कास्ट क्या करना है? स्क्रीन को, एक छोटे से स्क्रीन को बड़े स्क्रीन पर ले जाना है। तो बी भी नहीं होगा, तो बी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए और बी, ठीक है? स्क्रीन कास्ट का मतलब छोटे स्क्रीन को बड़े स्क्रीन पर दिखाना। पैडेड का मतलब उसका क्या करना? छोटे छोटा पैम्पलेट बना करके दीवार पर, वॉल, ठीक है? चलिए अगला, यहां पर कहा गया क्वेश्चन नीचे नीचे होगा। कंटिग्यूटी थ्योरी गिव्स नो प्लेस टू इफेक्ट इन लर्निंग। वॉटसन थ्योरी गेव एम्फेसिस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्सरसाइज इन लर्निंग। दो लर्निंग की थ्योरी दी गई है। लर्निंग के दो अलग अलग थ्योरी की बात करते हैं। एक होती है कंटिग्यूटी थ्योरी और एक होती है वॉटसन थ्योरी। तो बोला कंटिन्यूटी थ्योरी जो है वो क्या करता है आपका? कंटिन्यूटी थ्योरी बोलता है कि अधिगम में प्रभाव हेतु कोई स्थान नहीं है। अधिगम में प्रभाव हेतु कोई स्थान नहीं देता, मतलब प्रभाव जैसा कोई चीज ऐसा है नहीं, ये कहते हैं। वॉटसन कहते हैं कि आवृत्ति और अभ्यास, मतलब वॉटसन का सिद्धांत अधिगम में आवृत्ति या अभ्यास की महत्ता और बल देता है। जितनी ज्यादा क्या होंगे आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका लर्निंग क्या हो जाएगा? सही होता चला जाएगा। वॉटसन जी बिल्कुल ठीक है। बोला क्या है? कंटिन्यूटी थ्योरी गिव्स नो प्लेस टू इफेक्ट इन लर्निंग। नहीं, ये भी सही है। वो कहते हैं कि प्रभाव जैसा कोई शब्द बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या होंगे आंसर इसका? कंटिन्यूटी की बोल रहे हैं, जो थ्योरी उसका मेन कह रहा है पॉइंट। मैं भी थ्योरी भेज दूंगा, उसको लिख देखिएगा। कंटिन्यूटी थ्योरी बोलती है कि इफेक्ट जैसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है? और वॉटसन जी कहते हैं कि जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आप प्रखर बनते चले जाए। तो इसको याद कैसे रखना है? वॉटसन टीचर थे, उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा बढ़ जाओ। ठीक, आंसर क्या हो जाएंगे? ए, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? बिल्कुल सही, ठीक है, यही तक रखते हैं ना। आइए कल कर लेंगे। कितने हुए शिफ्ट इसमें? 4 शिफ्ट हुए, एक और करें क्या? 10 मिनट में हो जाएगा। हाँ, चलिए अगला है द गोल ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग इज टू हेल्प स्टूडेंट एंड अंडरस्टैंड एंड थिंक डीपली व्हाट दे हैव रीड। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब होता है कि विद्यार्थियों ने जो पढ़ा है उन्हें ऐसे समझने और उसके बारे में गहन चिंतन में सहायता करना अन्योन्य शिक्षण का क्या है? लक्ष्य है रेसिप्रोकल टीचिंग का। रेसिप्रोकल टीचिंग कहती है कि जो वो पढ़ा है उसे समझने और उसके बारे में गहन चिंतन करवाना, रेसिप्रोकल टीचिंग। अगला है एडेप्टिव टीचिंग। अनुकूली शिक्षण सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण आदेश प्रदान करता है। जब उन्हें आवश्यकता हो और जब क्या हो उसे निपटने में सक्षम हो तो क्या हो? सहायता को हटा लेता है। ये तो वही वाली बात फिर से आ गई नहीं? अच्छा, पहला पहला वाला तो बिल्कुल ठीक है। पहला ठीक है, दूसरा क्या होगा? गलत। आंसर क्या है इसका? दोनों सही बोल रहा है।
अच्छा, एक बार एडाप्टिव लर्निंग को हम देख लेंगे तभी बता पाएंगे, ठीक है। एडाप्टिव लर्निंग एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, देख करके मैं बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? ये तो सही होगा। कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या है? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, पॉजिटिवली इंटरडिपेंडेंस, प्रमोटिव इंटरेक्शन, सोशल स्किल, ग्रुप प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या क्या होंगे? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी, प्रमोटिव इंटरेक्शन, सोशल स्किल और ग्रुप प्रोसेसिंग। आंसर क्या होंगे किसके लिए? कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पढ़ाई कर। तो क्या क्या आएगा इसमें? ये प्रमोटिव इंटरेक्शन ठीक तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद सोशल स्किल बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप प्रोसेसिंग ये भी बढ़ेंगी। एक मिनट, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहा है ना वो, क्या कर रहे हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग, तो कोऑपरेटिव लर्निंग में एक दूसरे का सहायता, ठीक है। एक चूज करिए ना, सी तो होना चाहिए, सी सब में है ना। ई ग्रुप प्रोसेसिंग, सोशल स्किल, डी तो होना चाहिए। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ए बी सी डी ई आंसर, ए बी सी डी ई सारे के सारे। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस ये भी होगा, प्रमोटिव इंटरेक्शन ये भी होगा, सोशल स्किल भी होगा, ग्रुप प्रोसेसिंग भी होगा, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का मतलब सब अपने अपने उत्तरदायी होंगे। अगर हम कोऑपरेटिव लर्निंग भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सब अपने अपने लिए दायी है ना, तो एक दूसरे के लिए दायी नहीं है। अगला है, मिस्टर स्मिथ पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में अन्य विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक मन चित्रण तैयार करना चाहती है। इस हेतु कौन सा उपकरण वो लगाएंगी? कौन कौन सी लगाएंगी? मायरो लगाएंगी, और कौन लगाएंगे? माइंड मिस्टर लगाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा? एबीडी क्यों होगा? हम्म? ए मायरो होगा, माइंड मिस्टर होगा, ए डी, गूगल नहीं। कौन कौन सा? ए और डी, आंसर बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर टेस्ट स्किल एंड एबिलिटीज एज दे वुड बी अप्लाइड इन रियल लाइफ सिचुएशन? रियल लाइफ सिचुएशन में अनुप्रयुक्त होने वाली कौशल और अभिक्षमताओं का परीक्षण किस मूल्यांकन द्वारा किया जाता है? बोला फॉर्मेटिव, ऑथेंटिक, इम्प्रेसिव, पीयर असेसमेंट। कौन सा ऐसा असेसमेंट है जिसमें क्या किया जाता है? उस स्किल को जांचा जाता है जो वास्तविक जीवन जीने के लिए जरूरी है। कौन सा जीवन जीने के लिए जरूरी है? वास्तविक जीवन जरूरी के लिए। वास्तविक जीवन कौन सा? फॉर्मेटिव तो नहीं होगा, इम्प्रेसिव नहीं होगा, पीयर असेसमेंट नहीं होगा। पीयर असेसमेंट में क्या होता है? इनकी तुलना इसके साथ, एक दूसरे के साथ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक असेसमेंट। क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक असेसमेंट। तीन के बारे में हम जानते हैं, एक हटा लेंगे आंसर। द ब्रेन सिस्टम that provide temporary holding and processing of information to complex cognitive tasks such as language comprehension, learning and reasoning. The information that you are focusing on at a given moment is concerned with. हिंदी में पढ़ते इसको, क्या क्या दिया हुआ है? भाषा बोध, अधिगम और तर्क जैसे जटिल संज्ञानात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए सूचना की अस्थायी ग्रहिता एवं प्रक्रमण प्रदान करने वाला मस्तिष्क तंत्र वह सूचना जिस पर आप किसी प्रदत्त क्षण पर केंद्रित करते हैं किससे संबंधित होता है? एपिस्टिक मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब जो भी भाषा बोध होती है, जो भी हमारा तर्क काम करता है, जटिल कॉम्प्लेक्स चीजें कहाँ पे हो जाएंगे? सिमेंटिक क्या है? शॉर्ट टर्म भी तो हो सकता है ना, शॉर्ट टर्म काहे नहीं होगा? क्या हो जाएगा? क्या कर रहा है? भाषा बोध अधिगम तर्क जैसे जटिल संज्ञानात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए काम क्या करना है? कार्यों के निष्पादन के लिए सूचना क्या है आपके माइंड में इंफॉर्मेटिव डाल दी गई है। तो बोला कि वह सूचना जिस पर आप किसी प्रदत्त क्षण पर केंद्रित करते हैं उसे क्या कहेंगे? जैसे आपको कहा गया कि आग लग जाएगी तो क्या करना? पानी मारी होगा, पानी मारना है। आग लग जाएगी तो पानी मारना है। आप देखिए कि आग लगी हुई है तो क्या मारेंगे?
पानी या घी मारेंगे हम, पानी मारेंगे। ये किसी को याद रहता है? वर्किंग मेमोरी। ये किसके मारे हैं? वर्किंग मेमोरी। कि कौन सा वर्क आएगा तो कौन सा काम करना है, लिखा है ना। कार्यों के निष्पादन के लिए सूचना की अस्थायी ग्रहता व प्रक्रमण प्रदान करने वाला मस्तिष्क तंत्र, वह सूचना जिस पर आप किसी प्रदत्त क्षण का मतलब जो क्षण आपको दिया जाएगा उस पर केंद्रित करते हैं, तो किसी संबंधित है? वर्किंग से। जैसा काम होगा उसी तरह का आप एक्ट वहां पर करेंगे। कोई गाली दे रहा है तो आप क्या करेंगे? वहां पर देना शुरू कर देंगे ना, नहीं देंगे? झूठ काहे बोल रहे हैं? सही ना? हाँ देंगे, बढ़िया भर भर के देंगे उठा के। क्यों? क्योंकि भाई हर एक एक्शन में क्या होगा? हमारी तरफ से रिएक्शन होगा, तो उसको क्या कहते हैं? वर्किंग मेमोरी। क्लियर? 5 सेट आज किए, लगभग कल 5 सेट बाकी है, कल खत्म हो जाएगा ये, ठीक है? हाँ, कल कंप्लीट हो जाएंगे टीचिंग का पूरा। इसके बाद आराम से इसका बढ़िया से एक बार कर लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उसको पूछ लीजिएगा, क्योंकि रविवार हम पूछने वाले हैं, और लट के साथ दबा दबा करके टन, ऐसे आवाज आएगा, टन टना टना टन। ठीक है? रविवार को ऐसे आ जाइएगा, आराम से बैठ करके बढ़िया से टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट सेट रहेगी, 50 क्वेश्चन रहेगा, 1 सवा घंटे का समय रहेगा, एसी चली रहेंगी तेज, और देखेंगे एसी में कैसे पसीना आता है ठंडी में। ठीक है? और सारे के सारे क्वेश्चंस पे फोकस के साथ, और जो गलती होगी तो मैं पूछूंगा कि भाई गलत काहे हुआ बताओ, है ना? क्योंकि जो पढ़ी हुई चीज है उस पर गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ हो सकता है ना, टीचिंग संबंधित कुछ भी हो सकते है। ठीक है? टीचिंग संबंधित कुछ भी हो सकते हैं। जरूरी थोड़े कि मैं भाई जून वाले क्वेश्चन डालूं। मेरा मन होगा कि 2021 में जो दिसंबर में पूछे थे वो क्वेश्चन वो डालेंगे, है ना? टीचिंग के क्वेश्चंस है ना, ऐसा नहीं है कि रिसर्च का क्वेश्चन है। ठीक है? कि जो मंत्र पता है वही मंत्र पूछूंगा, ये थोड़ी है कहते उनको अति वाला कोचिंग थोड़े है कि जो विद्यार्थी पढ़ा हुआ वही पूछ। बाप रे बाप, मेरा विद्यार्थी कितना लाया है? 90% है। पागल है रे, कितना परसेंट लाया है? मेरा भतीजा कहा कि ये सब सच्चा पता है हमको कितना है? हमको कितना 98% है। तो बोला एक बार आना मेरे पास, 9.8 परसेंटाइल पे ला देंगे तुमको। कितना पर? 9.8 परसेंटाइल। भाई जो जो बता देता है कि क्या क्या पूछेगा वही क्वेश्चन सेट है, तो कौन नहीं लिख के आएगा? और वो भी नहीं लिख के आएगा तो भाई बैले है ना वो भी उठा करके। तो क्वेश्चन क्या सेट होंगे? जो सबसे टफ होंगे नेट के दुनिया में। ठीक है? नेट की दुनिया में सबसे टफ क्वेश्चन होंगे वही होंगे, ताकि तैयारी इतनी मजबूत की जो हल्का क्वेश्चन है तो बउआ है रे चटा ले जा। क्योंकि तैयारी कैसी होनी चाहिए हमारी कि तू पूछ क्या पूछना चाहता है, हम सब चीज़ से तैयार। टीचिंग में क्वेश्चन गलती नहीं होने दो, इस तरह से तब ना तैयारी उठा के। कि पढ़ रहे हैं फिर गलती हो रही, पढ़ रहे हैं गलती हो रही, तो फिर फायदा नहीं होगा उसका, है ना? तो 5 तारीख को टेस्ट है, लंबा समय दिया है, तब तक बीच में क्या चलेंगी? इसके बाद कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो क्वेश्चन आता है बड़ा लॉजिक आता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन। इसके बाद आईसीटी, इसी तरह से धड़ाधड़ खत्म करेंगे, है ना? एग्जाम का फॉर्म भर दिया सब कोई गलती है तो 1 से 2 के बीच में सुधार कर सकते हो उसमें। अगर कुछ गलती रह गई है तो एक बार मिला लीजिएगा, 1 से 2 के बीच में सुधार कर सकते हो, उसके बाद सुधार करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है? एडमिट कार्ड 2 या 3 तारीख को रिलीज होंगी दिसंबर में, 6 से एग्जाम कंफर्म शुरू होंगे, क्योंकि सारी प्रक्रिया उसकी खत्म हो गई है। 10-15 दिन प्रोसेस करने में लगते हैं, और फिर 6 तारीख से आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, 6 से लेकर कहाँ तक? 22। ठीक है? तो तब तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपके लिए मैंने प्रीवियस ईयर की बुक देखी है उठा करके, बड़ा सुंदर है, मिल गया है, मिला है, ऑनलाइन देखा है मैंने। किसका? ठीक है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो, और एग्जाम देकर के आना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, डरना नहीं है वहाँ। तो कौन सा कर लर्निंग है, कौन सा क्वेश्चन है कि जब क्वेश्चंस बना के आए, 25 क्वेश्चन बना के आए, तो बाहर में एकदम कॉन्फिडेंस मुंह पर लगा कि हाँ 25 क्वेश्चन बनाए, लेकिन 25 का 25 जो है एकदम फोकस होके मारे। एग्जाम केहन गेले? बहुत बढ़िया। केहन गेले? मुंह का धुआं। मुंह धुआं वाला इंसान हमको पसंद नहीं है। 25 क्वेश्चन बना ना फर्स्ट टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्फिडेंस कि हाँ 10 का 10 वो मेरा बिल्कुल सही है, एनटीए भी नहीं काट सकता। तब मतलब क्या है? आपकी तैयारी वहां पर है, वरना फिर तैयारी बिल्कुल नहीं है अगर आप कॉन्फिडेंस लूज करके आते हैं तो। ठीक है? चलिए मिलेंगे कल अपने टाइम पर 8 बजे। बाय।